of you, dear students. Today I will teach you chapter number 3 in history. The name is Ruling the Countryside. रूलिंग द कंट्री साइड यानी कंट्री साइड का मतलब होता है ग्रामीण क्षेत्र, देहात, और उन पर कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन किया उसके बारे में आज बात करते हैं। और बात करते हैं आज हम कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ के किसानों से रिवेन्यू कलेक्ट करती थी, कैसे यहाँ के जो किसान थे वो रिवेन्यू को पे कर पाते थे, और कैसे यहाँ की जो एग्रीकल्चर कंडीशन है वो क्या थी यहाँ की। तो इसको लेके आज हम बात करेंगे इस चैप्टर में। शुरुआत करते हैं 12 अगस्त 1765 की। अगस्त 1765 में हुआ क्या था, मुगल एम्परर थे जिनका नाम था शाह आलम। शाह आलम ने 1765 में कंपनी को बंगाल का दीवान बना दिया। शाह आलम ने कंपनी को बंगाल का दीवान बना दिया था 12 अगस्त 1765 में। तो जब कंपनी को बंगाल का दीवान बना दिया गया तो कंपनी के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां आ गई। जिम्मेदारियां किस तरह की थी, जैसे उनको वहां के जो है एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क जो थे, प्रशासनिक कार्य जो थे उनको वो करने पड़े। कैसे रिवेन्यू को कलेक्ट करना है वो उनको करना पड़ा। कैसे वो वहां के किसानों से काम ले सकते हैं वो उनको करना पड़ा, और कैसे वो लैंड को ग्रो कर सकते हैं, लैंड को बढ़ा सकते हैं। इस तरह के कुछ काम उनके ऊपर आ गए, उनकी जिम्मेदारियां बन गई। तो जब कंपनी को दीवान बनाया गया बंगाल का, तो उस समय वहां के जो कमांडर बने, उस अंग्रेजी सेना के जो ब्रिटिश कंपनी जो थी उसके जो कमांडर बने वो कौन थे, रॉबर्ट क्लाइव को कंपनी का कमांडर बनाया गया, उसका दीवानी का जो है कमांडर बनाया गया। और एक साथ उनको 3 जगह का कमांडर बनाया गया। 3 जगह की दीवानी दी गई, जैसे सबसे पहले बंगाल की दी गई, उसके बाद बिहार और उसके बाद उड़ीसा। तो इस तरह से करके रॉबर्ट क्लाइव को 3 जगह का कमांडर बना दिया गया। तो जैसे ही कंपनी को दीवान बनाया गया तो उनके जो एक्सपेंसेस थे, जो उनके खर्चे थे वो भी बढ़ने लगे। अब अपने एक्सपेंसेस को वो पूरा किस तरह करें, खर्चे को, मतलब पैसे की जरूरत होती है सभी खर्चों को पूरा करने के लिए। तो उन्होंने क्या किया, जो किसानों से वो रिवेन्यू कलेक्ट करते थे उसको उन्होंने बढ़ा दिया। अंग्रेजों का कंपनी का मानना यह था कि वो चाहते थे कि वो ब्रिटेन से पैसा ना मंगाए अपने खर्चे के लिए। वो चाहते थे कि हम यहीं रह के यहीं के लोगों से रिवेन्यू कलेक्ट करें और अपनी जीविका चलाते रहें। ब्रिटेन उनको खर्चे के लिए सिल्वर और गोल्ड भेजता था, जिसको उन्होंने मना कर दिया। हुआ क्या, वे चाहते थे कि हमें यहाँ के कंपनी, मतलब यहाँ के जो लोकल के लोग जो है, किसान जो है, उनसे इतना रिवेन्यू मिले कि हम यहाँ से जो अच्छा सिल्क है, अच्छा कॉटन है, अच्छा जूट है, उसको खरीद सकें और उसको यहीं के रिवेन्यू से खरीद सके और उसको ब्रिटेन भेज सके, जिससे उनको वहां भी अच्छी कीमत मिल जाए और अच्छा पैसा मिल जाए। लेकिन हो क्या रहा था, रिवेन्यू की जो कीमत थी, जो पैसे जो थे रिवेन्यू के, वो बहुत ज्यादा थे। इसलिए यहाँ के जो किसान थे वो देने में असमर्थ थे, रिवेन्यू चुका ही नहीं पा रहे थे सही तरीके से। तो कंपनी के जो अधिकारी जो थे उन्होंने आपस में डिबेट किया। डिबेट करने के बाद उन्होंने एक पॉलिसी बनाई। आपस में बात करने के बाद, डिबेट करने के बाद उन्होंने एक पॉलिसी बनाई। पॉलिसी का नाम जो था वो रखा गया परमानेंट सेटलमेंट।
परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट, इसके नाम से ही पता चल रहा है आप लोगों को कि जैसे परमानेंट यानी कोई भी चीज फिक्स है, स्थायी है। सेटलमेंट यानी बंदोबस्त, हिंदी में इसको बोलते हैं स्थायी बंदोबस्त। इसमें है क्या, मैंने बताया कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि कोई चीज, कोई कीमत फिक्स कर दी गई हो। तो ये जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसको 1793 में इसको इंप्लीमेंट किया यानी लागू किया। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सिस्टम को, इस सेटलमेंट को चलाया था, वो इस पॉलिसी को शुरू उन्होंने किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। हुआ क्या था इसमें उन्होंने रिवेन्यू कलेक्ट करने के लिए खुद रिवेन्यू कलेक्ट नहीं किया किसानों से। उन्होंने क्या किया, वहां के जो लोकल रूलर्स थे, लोकल के जो राजा थे या तुलकदार जो थे, उनको किसानों की जमीनें उन लोगों को दे दी और उनको बोल दिया गया कि अब रिवेन्यू जो है आप लोगों को कलेक्ट करना है। और रिवेन्यू कलेक्ट कैसे करना है, वो एक फिक्स रिवेन्यू होगा हमारे लिए। आप कितना भी पैसा वसूल करिए किसानों से, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें तो अपना एक जो फिक्स है हमारा रिवेन्यू, वो हमें देते रहे, समय पर देते रहे बस। तो उसमें क्या था, जैसे मान लिया, उदाहरण बताऊं, मान लिया अंग्रेजों ने रखा कि हमें 500 रुपए चाहिए। अब आप किसी से 1000 रुपए लें, 2000 ले, 100 ले, 200 ले, 600 ले, वो आपकी मर्जी। हमें तो सिर्फ 500 रुपए चाहिए। जमींदारों ने भी ऐसे करने की कोशिश की, लेकिन वो असफल हुए। और वो असफल हुए इसीलिए ये पॉलिसी जो थी परमानेंट सेटलमेंट, ये फेल हो गई, विफल हो गई ये पॉलिसी। क्यों हुई, क्योंकि वो जो रिवेन्यू की जो कीमत थी वो बहुत ज्यादा थी। जमींदार जो है उसको सही तरीके से किसानों से ले ही नहीं पा रहे थे, और किसान भी देंगे कहां से जब उनके पास इतनी मोटी रकम उनको पे करनी होगी, वो नहीं कर पा रहे थे। होता क्या था, जैसे किसानों को वो रिवेन्यू जो पे करना था उसके लिए वो क्या करते थे, लैंडलॉर्ड से लोन लेते थे, तब जाके वो उसको चुकाते थे। अब उनको अपना रिवेन्यू भी भरना है, लैंडलॉर्ड का लोन भी भरना है, तो वो इस काम को नहीं कर पा रहे थे। होता क्या था, जो किसान जो थे वो अगर रिवेन्यू नहीं भरते थे तो उनकी जमीन से उनको निकाल दिया जाता था, वो जमीन कंपनी अपने पास रख लेती थी। सेम इसी तरह जमींदार के साथ हुआ। जमींदार भी अगर कंपनी को रिवेन्यू नहीं दे पा रहा था, किसानों से कलेक्ट करके और कंपनी को रिवेन्यू नहीं दे पा रहे थे, तो जमींदारों को भी उनकी जमींदारी से हटा दिया जाता था, उनकी जगह किसी और को जमींदार बना दिया जाता था। तो कंपनी के साथ हुआ क्या, कंपनी के जो जमींदार, कंपनी ने जिनको जमींदार बनाया था, वो लोग कंपनी को एक सही तरीके से रिवेन्यू नहीं दे पाए, क्योंकि ये फिक्स थी और इसमें बोल दिया गया था कि ये फिक्स रिवेन्यू होगा, ना तो ये डिक्रीज होगा ना ये इंक्रीज होगा। अगर होता ये कि मान लिया थोड़ा कम हो जाए तो शायद देने में समर्थ हो जाते, लेकिन वो फिक्स था, तो इसलिए जमींदार नहीं दे पाए कंपनी को रिवेन्यू, तो इसलिए ये फेल हो गई थी। अब जब ये फेल हो गई तो हुआ क्या, कंपनी के जो एक्सपेंसेस थे, मैंने बोला कि वो तो कंटिन्यू बढ़ते ही जा रहे थे, वो तो खर्च हो ही नहीं रहे थे, तो उसके लिए अब हुआ क्या, अंग्रेज जो कंपनी जो थी वो भी परेशान रहने लगी, क्योंकि उनको एक सही जो उनके पास रिवेन्यू आ रहा था वो उनको नहीं मिल रहा था। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, फिर से डिबेट की, और डिबेट करने के बाद अर्ली 19th सेंचुरी में, अर्ली 19th सेंचुरी में यानी कि 19वीं शताब्दी के शुरुआत में एक सिस्टम बनाया गया। उस सिस्टम का नाम रखा गया महलवाड़ी सिस्टम। महलवाड़ी सिस्टम, इसके नाम से ही पता चल रहा है, महल का मतलब होता है गांव, यानी गांव की प्रक्रिया यहां पे बनाई गई। उसमें था क्या, चलिए सबसे पहले तो जान लेते हैं ये शुरू कब हुई, इंप्लीमेंट कब किया गया। इसको इंप्लीमेंट किया गया 1882 में। 1882
1882 में इसको इंप्लीमेंट किया गया। होल्ट मैकेंजी द्वारा 1882 में महलवाड़ी सिस्टम को लागू किया गया। अब ये लागू किया गया, इसमें ये सफल भी रहा उनका। क्यों रहा? क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छा सिस्टम उन्होंने बनाया था। उसमें रखा गया था कि स्थायी बंदोबस्त की तरह कि कोई भी रिवेन्यू इसमें फिक्स नहीं होगा। सबसे पहली बात, हम समय के अनुसार इस रिवेन्यू को बढ़ा भी सकते हैं, इस रिवेन्यू को घटा भी सकते हैं। और सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज थी इसमें वो ये थी कि जो बड़े किसान हैं उनसे बड़ी मात्रा में रिवेन्यू कलेक्ट करेंगे और जो छोटे किसान हैं उनसे छोटी मात्रा में रिवेन्यू कलेक्ट करेंगे। तो ये जो है इस तरह से उन्होंने जो है इसको लागू किया और इससे कंपनी को रिवेन्यू भी मिलने लगा। मैंने बताया थोड़ा सा अंतर याद रखना, परमानेंट सेटलमेंट में क्या था कि इसमें रिवेन्यू की जो एक कीमत थी उसको फिक्स कर दिया गया और उसमें यह भी कह दिया गया कि ना तो इसको बढ़ाया जाएगा और ना ही इसको घटाया जाएगा। महलवाड़ी सिस्टम में क्या रखा गया कि महलवाड़ी सिस्टम में रिवेन्यू की मात्रा जो है वो कभी भी घटाई भी जा सकती है और समय के अनुसार बढ़ाई भी जा सकती है। सभी किसानों के ऊपर एक जैसा रिवेन्यू लागू नहीं होगा। जिनके पास ज्यादा जमीन है उनको ज्यादा रिवेन्यू देना होगा, जिनके पास कम जमीन है उनको कम रिवेन्यू देना होगा। तो इन दोनों के बीच में ये डिफरेंस था। इसके बाद मैंने थोड़ा सा आज आप लोगों को समझाया है। दो मेन पॉइंट जो है इसमें, परमानेंट सेटलमेंट और महलवाड़ी सिस्टम, इन दोनों के बारे में मैंने आपको डिफाइन किया है, समझाया है। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आप लोगों को आती है तो मुझे कॉल करिए, व्हाट्सएप पे मैसेज करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय फ्रॉम माय साइड।